जो राहुल जी ने अपने वक्तव्य में कही कि मोदी जी सिर्फ पीछे देखते हैं, आगे नहीं देख रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कभी किसी ने सोचा ना था कि 9 साल में आतंक पर सर्जिकल स्ट्राइक होगी, सोचा ना था राम मंदिर का निर्माण होगा, सोचा ना था 3 तलाक पर चोट होगी, सोचा ना था बेघरों को आशियाना मिलेगा, सोचा ना था बैंक खातों में क्रांति आएगी, सोचा ना था कोरोना की वैक्सीन बन पाएगी, सोचा ना था धारा 370 भी हट पाएगी, सोचा ना था जीएसटी से कारोबारी क्रांति आएगी, सोचा ना था नए संसद का निर्माण होगा, सोचा ना था 18 वंदे भारत एक्सप्रेस चलेंगे, सोचा ना था एयरपोर्ट 74 से 148 हो जाएंगे, सोचा ना था मेट्रो ट्रेन 5 से 20 शहरों में दौड़ेंगी, किसी ने सोचा ना था कि 3.5 लाख जो है किलोमीटर रूरल बेल्ट में सड़कें बनेंगी, सोचा ना था आईआईएम 7 से 14 हो जाएंगे, सोचा ना था आईआईटी 7 से 14 हो जाएंगे, सोचा ना था 97,000 स्टार्टअप शुरू हो जाएंगे, सोचा ना था 100 यूनिकॉर्न शुरू हो जाएंगे। किसने सोचा था कि सिर्फ 9 साल में इतना हो सकता है, जिसका 10% 1 मिनट पूरा हुआ, गोड से पर साल में नहीं हुआ, फिर भी इन्हें लगता है पीछे देखने की जरूरत है, आगे देखना कोई नहीं। निंदनीयकृत राहुल गांधी को करने की आदत पड़ गई है। मुझे लगता है इसके लिए देश की जनता उनको कभी माफ करेगी नहीं, फिर चाहे वो सैन फ्रांसिस्को में जाके बात करना हो, न्यूयॉर्क में जाके बात करना हो, या कुछ दिन पहले कैम्ब्रिज में जाके बात करना हो, ना वो पुलवामा के शहीदों के ऊपर संवेदनाएं देते हैं। अभी मैं आपका वीडियो देख रहा था, जब ये रेल दुर्घटना की बात कर रहे थे, तो क्या उनके शब्दों में कहीं संवेदनाएं थी? क्या उनके शब्दों में कहीं कोई आपको किसी तरह की उनके प्रति सहानुभूति दिखी, विक्टिम्स के प्रति? और जब वो ये स्टेटमेंट दे रहे थे जिसके ऊपर वो पीएम मोदी को घेरने का प्रयास करते हैं, तो उनके ऑडियंस ठहाके मार के हंस रहे थे। आप सोच के देखिएगा संवेदनहीनता की क्या अतिशोक्ति हो चुकी है। कोई ऐसा आदमी जो विदेश में जाके, मैं बोलता हूं मोदी जी अब जब पीएम है ना, तो वो बीजेपी के पीएम नहीं है, वो मेरे पीएम नहीं है, वो भूदेव जी के भी पीएम है। वहां जाके अपने पीएम के बारे में ये कहना कि हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि भैया कुछ भी कह सकते हैं, किसी भी बारे में ज्ञान दे सकते हैं, और अगला शब्द, ऐसे एक स्पेसिमन हमारे पीएम मोदी जी भी हैं। शब्दों का चयन देखिए आप अपने माननीय प्रधानमंत्री के लिए, शब्दों का चयन ठीक नहीं है आपने। जी देखिएगा, मैं अब तो हर्ष जी बहुत ही स्पष्ट और फैक्ट्स के साथ बात करूंगा कि अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने तो हर अच्छी चीज को रिजेक्ट किया है, हर अच्छी चीज को अपोज किया है, फिर वो चाहे 370 हो, जीएसटी हो, ट्रिपल तलाक हो, पेगासस केस को लेके हल्ला करना हो, पीएमएलए हो, पीएम केयर्स फंड हो, आधार कार्ड हो, राफेल डील हो, डीमोनेटाइजेशन हो, यूपीए एक्ट हो, अदानी केस, ईवीएम, सीडब्ल्यूए, राम मंदिर, सेंट्रल विस्टा, पार्लियामेंट, हर चीज में इनको बवाल खड़ा करना है। कहीं पे भी इंडिया की छवि बिगाड़ने का फॉरेन सॉइल पे इनको मौका तलाशना है। आप बताइएगा ना, ये सारी वाहियात बातें ये जाके हमारे एक पूर्व एमपी फॉरेन सॉइल पे जाके जब करते हैं, जब अपने देश की छवि को धूमिल करते हैं, अपने पीएम का नाम खराब करते हैं, और अपने देश में डेमोक्रेसी खत्म हो गई, मुस्लिम्स का नाम लेके कहते हैं कि मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है, तो क्या इज्जत रह जाती है उनकी जब उनके अपने देश के अंदर धर्मगुरु मुस्लिम्स ये कहते हैं कि नहीं भैया हमारे यहां तो कोई मुस्लिम को टारगेट नहीं किया जा रहा, ये तो राहुल जी अपनी पॉलिटिकल जमीन खोजने के लिए हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या इज्जत रह जाती है उनकी जब वो ये कहते हैं? आप ये समझने का प्रयास कीजिएगा जी, प्रतिनिधित्व नहीं कर पाता भारत विश्व में, तो ये भूल जाते हैं कि G7 में हो या फिर G20 में हो या फिर वो उसके बाद वो क्वाड नेशंस में हो, वो कैसे ठीक है, आपने एक महत्वपूर्ण सवाल बीच में किया। हर्षी, आपकी दोनों बातों का मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा। पहली बात तो जहां पे रेल मंत्री जी के इस्तीफे की सवाल की बात है, तो अभी क्या हो रहा है कि अभी जो विपक्षी पार्टियां हैं ना, वो आपदा में अवसर ढूंढने का प्रयास कर रही हैं। इस समय जब हमारी सबके प्रयास एकजुट होके वहां के विक्टिम्स के प्रति अपनी संवेदनाएं जाहिर करने का काम तो आपका और हमारा है, लेकिन ये जो लोग ऑन डेजिग्नेटेड पोस्ट होते हैं, इनका काम सिर्फ संवेदनाएं जाहिर करना नहीं, कुछ प्रयास और कुछ ठोस कदम उठाना भी होता है जिससे लोगों की उस समय मदद हो पाए। आप देखिएगा, ममता
बनर्जी वहां जाके क्या क्या करती हैं वो अभी आज का टॉपिक नहीं है, लेकिन वो इसलिए मैं लेके आया कंटेक्स्ट में कि विपक्ष किस तरह से इस मौके को भी भुनाने का प्रयास कर रहा है। यूएस में भी राहुल गांधी इस ट्रेन हादसे का जिक्र जब करते हैं उसकी मौकरी उड़ाते हैं और कहीं ना कहीं मोदी जी को घेरने का प्रयास करते हैं। हमारे राजनीतिक विश्लेषक जी ने भी बहुत सही बात कही कि हर चीज में बेहतरी हुई है, लेकिन फूल प्रूफ किसी चीज को करना, शायद कुछ भी फूल प्रूफ नहीं होता। आप कितने भी बड़े आप एंकर बन जाए, मैं कितना भी बड़ा प्रवक्ता बन जाऊं, पर 100% हम सही बोलेंगे ये अपेक्षा हमसे करना थोड़ा, परफेक्शन इज नथिंग। ठीक है। और दूसरी बात, अभी इसके अंदर एक एंगल और निकल के आ रहा है, जैसे आपने खुद कहा जांच का विषय है कि हो सकता है कहीं सैबोटेज तो नहीं है, ऐसा भी एंगल निकल के आ रहा है। तो जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती, जब तक ये नहीं पता चल जाता कि दोषी कौन है और किसको इसके लिए आप आंसरेबल ठहरा रहे हैं, तब तक किसी की मांग करना मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा होगा। दूसरी बात गोडसे की, जब हम गोडसे की बात करते हैं तो मैं उसके ऊपर ये कहूंगा कि गोडसे जी को और गांधी जी की पहले तो तुलना करना कि गोडसे जी ये करते थे, गांधी जी ये करते थे, दोनों तुलनात्मक है ही नहीं सर। गोडसे कुछ और है, गांधी जी कुछ और है। गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं, गोडसे कहीं नहीं है। गांधी जी की जयंती मनाई जाती है, छुट्टी की जाती है। आपके नेता मजबूर कर देते हैं ना, आपके नेता आप ही को शर्मिंदा होने पर मजबूर कर देते हैं जब गोडसे की विचारधारा को हर जगह देखिएगा हर्ष जी, ऐसा होता है, हर नेता हर मंत्री अपनी बुद्धि अनुसार कभी कभी कोई स्टेटमेंट दे देता है, वो चाहे कांग्रेस में है, चाहे आप में है, चाहे बीजेपी में है, लेकिन शीर्ष नेतृत्व, ठीक है, आप ये कह रहे हैं अभिव्यक्ति की आजादी है, वो अपनी विचारधारा के अनुसार कुछ भी कह सकता है। दोनों बातों में बहुत फर्क है ना। अभी देखिएगा, जैसे मैं उदाहरण के रूप में कहूं, कर्नाटका के ही एनिमल एंड हस्बेंड्री मिनिस्टर ने कल ये कह दिया कि कॉ स्लॉटर की परमिशन हम दे देंगे। अब उसके ऊपर वो एक मंत्री की स्टेटमेंट है, लेकिन उसके ऊपर शीर्ष नेतृत्व का क्या स्टैंड है, सिद्धारमैया क्या कहते हैं, ये चीज को कंडेम करते हैं, उसको एग्री करते हैं, इससे पता चलता है पार्टी का स्टैंड क्या है। कह रहे हैं पहली बात तो गोडसे का महिमा मंडल आधिकारिक रूप से हम नहीं करते। अगर किसी ने, हमारे नेता ने किया तो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने उसका खंडन किया, पहली बात। दूसरी बात, गांधी और गोडसे का कोई कंपैरिजन है ही नहीं, ये तर्क ही बेतर्क है, इसका कोई वैलिडिटी नहीं जो राहुल गांधी ने किया। तीसरी बात, खुद को यह कहना कि हम गोडसे की पार्टी नहीं, वो तो बीजेपी है, आरएसएस है, हम गांधी की पार्टी हैं, तो मैं कहूंगा गांधी के सिद्धांत ठीक है। भूदेव जी इसका जवाब दीजिए। राहुल जी बस 1 मिनट में आ रहा हूं। भूदेव जी आपके पास 1 मिनट 30 सेकंड है, मैं नहीं टोकूंगा, लेकिन आपको कांग्रेस तो ये आज का युग नहीं है, ये अपने आप को वापस आज में लेके आए। पहले एमपी तो बने, उसके बाद पीएम बनने का सपना देखें। जो आदमी एमपी भी नहीं है वो पीएम बनने का सपना देखे तो कोई छठी का बच्चा भी उस पे हंसेगा कि भैया तू बातें क्या कर रहा है, और अपने ही देश की छवि विदेश में जाके सोचना कि उससे देशवासियों है। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज, जिक्र 24/7 न्यूज देख रहे हैं आप, और ठीक 11 बजे हैं। 11 बजे मुद्दे की बात लेकर हम आपके सामने हाजिर हो गए हैं। 2020 का वक्त आपको याद होगा जब पीएल पुनिया की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी और इतिहास के पन्नों को पलटा जा रहा था। ठीक बखूबी वैसा राहुल गांधी अमेरिका के अंदर से कर रहे हैं। राहुल गांधी इतिहास के पन्ने को पलट रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार इस वक्त जवाब दे। उस रेल हादसे को लेकर भी राहुल गांधी की तरफ से बात कही जा रही है और साथ ही साथ उन विचारधाराओं को लेकर भी बात कही जा रही है जो कांग्रेस लगातार बीजेपी पर तंज कसते रही है। लेकिन राहुल गांधी बीजेपी पर लगातार अब सियासी बम फोड़ रही है। बेरोजगारी, महंगाई को लेकर आप देख रहे हैं कि लगातार राहुल गांधी ताबड़तोड़ हमला रखे हुए हैं। तो वहीं राहुल गांधी ने एक बार फिर से जुबानी हमला बोला। कल अमेरिका के जेविन सेंटर में भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे थे और कांग्रेस के कर्णधार ने बीजेपी और आरएसएस को आज आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने कहा कि भारत में 2 तरह की विचारधाराएं चल रही हैं। एक विचारधारा नाथूराम गोडसे की है तो दूसरी विचारधारा गांधी की है। और 2020 का जिक्र इसलिए हमने किया क्योंकि पीएल पुनिया ने 2020 में यह कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोडसे की विचारधारा पर काम करते हैं और आज यही राहुल गांधी की तरफ से कहने की कोशिश की जा रही थी। फिलहाल बीते 9 साल का भी जिक्र किया गया कि बीजेपी किस तरीके से भूतकाल से बाहर ही नहीं आती। राहुल के बयानों पर बीजेपी भी जवाबी हमला कर रही है और दोनों तरफ से सियासी
बयानबाजी लगातार जारी है, लेकिन सियासी तपिश इससे बढ़ गई है। आज हम आपको बताएंगे कि राहुल गांधी की तरफ से क्या कुछ कहा गया, क्योंकि राहुल गांधी जब ये बयान दे रहे थे तो दूसरी तरफ मणिशंकर अय्यर की तरफ से कहा जा रहा था कि राहुल गांधी जब दोबारा अमेरिका आएंगे तो वो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में आएंगे। लेकिन सबसे पहले सुनिए राहुल गांधी किस तरीके से बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमला कर रहे थे। In many years, humble man, simple man, but a man who believed in the future, who believed in India, propagated non-violence and searched for the truth. That's the ideology that we follow. That's the ideology that all of you follow in this room. And then on the other side, Nathuram Godse, violent, angry, unable to face the reality of his own life. You see, the reason he shot Gandhi was that he could not face his own life. And so he had to take his anger out on somebody. And he chose to take his anger out on the essence, on the man who represented the essence of India. उनसे आप कुछ भी पूछो वो पीछे की ओर देखते हैं। उनसे पूछो भैया ट्रेन एक्सीडेंट क्यों हुआ, कहेंगे भैया वो देखो कांग्रेस ने 50 साल पहले ये किया। भैया टेक्स्ट बुक्स में से आपने पीरियोडिक टेबल एवोल्यूशन क्यों निकाल दिया, भैया कांग्रेस पार्टी ने 60 साल पहले ये किया। It is immediate, their immediate response, भैया पीछे देखो। Now, you think about it. All of you came here by car, using your cars. Imagine if the only thing you did was look in the rear view mirror. If 24 घंटा, when you were driving the car, you looked at the rear view mirror, could you drive your car? You'd be having one accident after the other. The passenger would be saying, भैया क्या कर रहे हो, मरवा दिया आपने, right? That is the phenomena of Narendra Modi ji. He is trying to drive the car, the Indian car, and he only looks in the rear view mirror. And then he does not understand why this car is crashing, not moving forward. And it's the same idea with the BJP, with the RSS, all of them. You listen to them. You listen to their ministers. You listen to the Prime Minister. You will never find them talking about the future. They will only talk about the past. And they will always blame somebody else for the past. शायद ये आखिरी बार है कि आप राहुल जी को विपक्ष के नेता के हैसियत से देखोगे। अगले बार मेरे ख्याल में वो भारत सरकार के जानिब से यहां आएंगे और आपकी। तो राहुल गांधी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी भी भविष्य की बात नहीं करते और गाड़ी चलाते हैं तो खुद शीशे में देखते हैं और लोग हादसे का शिकार हो जाते हैं। विचारधारा की लड़ाई का भी वो जिक्र कर रहे थे कि कौन गोडसे की विचारधारा को अपनाता है और कौन गांधी की। लेकिन इस बीच मणिशंकर अय्यर ने यह साफ कह दिया कि अब राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन ये कॉन्फिडेंस कितना सही है आज हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन कई अहम सवाल हैं। जब राहुल गांधी की तरफ से वार किया जा रहा है तो 1000 सवाल पूछे जा रहे हैं। तो मुद्दे की बात में हम भी कुछ सवाल पूछते हैं, उन सवालों के जवाब राजनेताओं से लेने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले रेल हादसे को लेकर राजनीति क्यों हो रही है, इस पर हम सवाल दागेंगे क्योंकि राजनेता थोड़ी देर में मेरे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन मुद्दे की बात में सवाल ये भी रहेगा कि कौन लेगा हादसे की नैतिक जिम्मेदारी, क्योंकि विपक्ष और सत्ता पक्ष आपसी लड़ाई में बिजी है लेकिन जाने आम जनता की जा रही हैं और इतिहास के पन्नों को भी पलटा जा रहा है और बताया जा रहा है कि इसकी सरकार में सब कुछ अच्छा था।
लेकिन एक सवाल ये भी लेंगे कि इतने बड़े हादसे के बाद इस्तीफा क्या रेल मंत्री देते हुए नजर आएंगे? क्योंकि राहुल गांधी ने साफ तौर पर कह दिया जब कांग्रेस की सरकार थी तो रेल मंत्री की तरफ से इस्तीफा दिया गया, लेकिन मोदी सरकार में रेल मंत्री इस्तीफा नहीं देते। फिलहाल विचारधारा की लड़ाई पर भी जिक्र होगा कि विचारधारा की लड़ाई क्या जीत का फॉर्मूला तय करेगी, क्योंकि आगे आने वाले समय में चुनाव है और गोडसे का विचारधारा का बताकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या कांग्रेस जीत जाएगी। सवाल यह भी पूछेंगे कि क्या गोडसे की विचारधारा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानते हैं, जैसा कि कांग्रेस लगातार कहती हुई नजर आई है, क्योंकि यह अहम सवाल है। 2024 बेहद नजदीक है, लेकिन मुद्दा कांग्रेस को लगातार मिल रहा है और इस मुद्दे का ख्याल कांग्रेस बखूबी रखते हुए लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल दाग रही है। 2020 का समय हो, 2019 का समय हो या 2014 के बाद का समय हो, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली उसके बाद से कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर है। लेकिन कांग्रेस ने जब जब गोडसे का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जोड़ा है तब तब कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन क्या आगे आने वाले समय में एक बार फिर से जब कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम गोडसे से जुड़ रही है तो कांग्रेस को नुकसान होगा या फायदा, ये तो वक्त ही बता पाएगा। लेकिन आज इतिहास के पन्नों को खोला गया और इतिहास के पन्नों को खोलकर यह बताया गया कि कांग्रेस के समय में क्या कुछ हुआ था, लेकिन बीजेपी के समय में क्या कुछ हो रहा है। और बीजेपी सिर्फ कांग्रेस का समय याद दिलाती है, लेकिन अब भविष्य में बीजेपी की सरकार है और उस पर बीजेपी जवाब नहीं देती। तीन खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सवालों का जवाब हम उन्हीं से लेंगे। आशीष हांडा जी हैं, नेता हैं बीजेपी से। आशीष हांडा जी, बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं, आप 11 बजे में एक बार फिर से मेरे साथ जुड़े हैं। भूदेव शर्मा जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। भूदेव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आप एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल तालान जी है, राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर। राहुल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, एक बार फिर से आप मुद्दे की बात में जुड़ रहे हैं। आशीष हांडा जी, सबसे पहले शुरुआत में आपके साथ करूंगा। बड़ा रेल हादसा और राहुल गांधी की तरफ से कि कहा गया कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तब हम इस्तीफा ले लिया करते थे रेल मंत्री से, लेकिन रेल मंत्री काम तो कर रहे हैं, इस्तीफा नहीं देते। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही ऐसे एक्सीडेंट करवा रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आदत है सामने शीशे में देखने की, लोगों की वो फिक्र नहीं करते। दूसरा सवाल विचारधारा पर है कि गोडसे की विचारधारा आप लोग मानते हैं, इसलिए देश का यह हाल हो रहा है। दो सवालों पर जवाब। हर्ष भारद्वाज जी, आपको मेरे और आपके सभी प्यारे प्यारे व्यूअर्स को भारतीय जनता मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरना जी। हर्ष जी, थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया, आप किसके बारे में आज कर रहे हैं? आलू बाबा के बारे में तो नहीं बात कर रहे हैं? बनाते एमपी हुआ करते थे या वो जो कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, जो आज कुछ भी नहीं है। इररिलेवेंट लोगों की इररिलेवेंट टॉपिक के ऊपर हम अपना प्राइम टाइम यूज कर रहे हैं। पर चलिए कोई नहीं, आज आपने चर्चा छेड़ी है तो कुछ चर्चा कर ही लेते हैं। कुछ लोगों की हकीकतें और कुछ लोगों की विचारधारा को आज आपकी जनता के सामने रखने का आपने मौका दिया है तो जरूर रखेंगे। क्योंकि ये जब भारत विरोधी कोई भी काम करना हो, जब हिंदू विरोधी कोई भी नारा उठाना हो, तो ये कांग्रेस किसी ना किसी को आगे कर देती है। राहुल गांधी जी तो खैर इसमें प्रमुख भूमिका में रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी गलतियों से सीखते नहीं है। गलतियों से ना सीख के कभी उन्होंने 56 में से 50 इलेक्शन गवाए, कभी अपनी मेंबरशिप गवाई, और अभी देश विरोधी हरकतें उनकी यूं ही चालू रहेंगी तो जाने भविष्य में लोगों के विश्वास के साथ साथ और क्या क्या गवाएंगे। जो पीएम बनने का उनका सपना है वो तो बहुत ही उल्टा हो गया, क्योंकि अभी तो एमपी भी नहीं है। पहले तो एमपी बने फिर पीएम बनने का सपना देखिए, तो ये तो खैर मुंगेरी लाल के हसीन सपनों वाली बात है। और जहां तक देश के बाहर जाके देश की छवि बिगाड़ने का ये घोर अपमानित और बहुत निंदनीय कृत्य राहुल गांधी को करने की आदत पड़ गई है। मुझे लगता है इसके लिए देश की जनता उनको कभी माफ करेगी नहीं। फिर चाहे वो सैन फ्रांसिस्को में जाके बात करना हो, न्यूयॉर्क में जाके बात करना हो, या कुछ दिन पहले कैम्ब्रिज में जाके बात करना हो, ना वो पुलवामा के शहीदों के ऊपर संवेदनाएं देते हैं। अभी मैं आपका वीडियो देख रहा था, जब ये रेल दुर्घटना की बात कर रहे थे तो क्या उनके शब्दों में कहीं संवेदनाएं थी? क्या उनके शब्दों में कहीं कोई आपको किसी तरह की उनके प्रति सहानुभूति दिखी, विक्टिम्स के प्रति? और जब वो ये स्टेटमेंट दे रहे थे जिसके ऊपर वो पीएम मोदी को घेरने का प्रयास करते हैं, तो उनके ऑडियंस ठहाके मार के हंस रहे थे। आप सोच के देखिएगा संवेदनहीनता की क्या अतिशोक्ति हो चुकी है। कोई ऐसा आदमी जो विदेश में जाके, मैं बोलता हूं मोदी जी अब जब पीएम है ना, तो वो बीजेपी के पीएम नहीं है, वो मेरे पीएम नहीं है, वो भूदेव जी के भी पीएम है। वहां जाके अपने पीएम के बारे में ये कहना कि हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि भैया कुछ भी कह सकते हैं, किसी भी बारे में ज्ञान दे सकते हैं,
और अगला शब्द, ऐसे एक स्पेसिमन हमारे पीएम मोदी जी भी हैं। शब्दों का चयन देखिए, आप अपने माननीय प्रधानमंत्री, चलिए ठीक है, शब्दों का चयन ठीक नहीं है, आप कह रहे हैं। हाँ, मैं एक एक सवाल ले लेता हूं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। एक एक सवाल ओपनिंग कमेंट ले रहा हूं, बहुत उचित रहेगा। भूदेव जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। भूदेव जी, ऐसा तो नहीं हुआ कि एनडीए की सरकार रही तो रेल मंत्रियों का इस्तीफा नहीं हुआ। सुरेश प्रभु ने इस्तीफे की पेशकश 2017 में कर दी थी। ममता बनर्जी ने अटल बिहारी सरकार में इस्तीफे की पेशकश कर दी थी। अभी तो जांच का विषय है, अगर जांच ठीक नहीं होती तो आगे आने वाले समय में बीजेपी क्या करेगी ये तो वक्त ही तय करेगा। लेकिन हाँ, आप सवाल उठा रहे हैं, अच्छी बात है, विपक्ष का काम सवाल खड़े करना है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, जहां तक आप गोडसे को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं राहुल गांधी, तो पहले ही ये कह दिया गया जब गांधी की हत्या की थी, गांधी जी की हत्या की गई थी गोडसे की तरफ से, तो वो आरएसएस से नहीं जुड़ा हुआ था। तो बार बार और लगातार राहुल गांधी क्यों कहते हैं कि आरएसएस भी गोडसे की विचारधारा का पालन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी? भूदेव जी। हर्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि मुझे सभी सवालों के जवाब देने दिए जाएंगे, बीच में जी संक्षिप्त में उत्तर दीजिएगा क्योंकि ओपनिंग कमेंट है, फिर आपको मैं पूरा समय दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। नहीं, सवाल पे जवाब पूरा देना पड़ेगा। डॉक्टर साहब के भी सवाल है और आपके भी सवाल है। पहले मैं डॉक्टर साहब के सवाल का बाद में जवाब दूंगा, पहले आपके सवाल का जवाब देता हूँ। ठीक। आपने कहा कि रेल मंत्री जी इस्तीफा दे देते थे, बिल्कुल नैतिकता के आधार पर रेल मंत्री जी इस्तीफा दे देते थे, लेकिन अभी तो क्योंकि जब रेलों का उद्घाटन करना होता है तो मोदी जी जाते हैं। और कितने बड़े जो अभी संवेदनहीनता की बात कर रहे थे, मैं कितना दुख होता है, यहाँ लोग बात चीख रहे, चिल्ला रहे थे, वहां मोदी जी इवेंट बना रहे थे, 4-4 ड्रेसें चेंज हो गई थोड़ी देर में, हाथ हिला करके जो क्या है वहां लोगों को जो क्या है बता रहे थे। ये इनकी संवेदनहीनता है। तो वहां लोगों की जान जा चुकी है और ये वहां पर इवेंट बना रहे हैं। अरे इस्तीफा देना चाहिए आपको, नैतिक जिम्मेवारी लेनी चाहिए। जब आपने कवच सॉफ्टवेयर को लेके आए, बड़े बड़े दावे किए, कहाँ है वो कवच सॉफ्टवेयर, कहाँ गया वो कवच सॉफ्टवेयर? जब आप उद्घाटन करते हैं तो इवेंट बनाते हैं। तो ये तो संवेदनहीनता किसके अंदर है, किसके अंदर नहीं है। अब तक इस्तीफा दे देना चाहिए था, ये अभी की सबसे बड़ी दुर्घटना है, इनको इतना समझना चाहिए। दूसरी बात, अभी आपने कहा गोडसे की विचारधारा थी, तो एक बात सोचिए अर्थ कि आज अगर महात्मा गांधी जी के देश में, जिसको पूरे विश्व में माना जाता है, इसको बोला जाता है गांधी जी के देश से लोग आए हैं। गांधी जी का देश एक अहिंसावादी सोच का देश, जिसमें पूरे विश्व में अगर मोदी जी जाते हैं तो गांधी जी की मूर्ति के सामने उनको नमन करना पड़ता है। उनको कोई व्यक्ति आज गोली मार रहा है, मरे हुए व्यक्ति को गोली मार करके जश्न मनाया जा रहा है, उनको मोदी जी ये कह देते हैं कि मैं दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में ले जा करके उन आतंकवादियों को बिठा दिया जाता है। तो ये क्या है? ये गोडसे की विचारधारा नहीं है तो क्या है? ये गोडसे की विचारधारा नहीं है। आज लोगों को आपस में लड़वाया जा रहा है, क्या ये गांधी की विचारधारा है? क्या ये गोडसे की विचारधारा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हो या लठियां लेकर के उनको वहां लड़ाई में भेजना चाहते हो? चलिए ठीक है, मैंने आपको नहीं टोका, अब राहुल जी से मैं एक सवाल लूंगा। ठीक है अमित शाह अपने बच्चे को बीसीसीआई का सचिव बनाएंगे। ठीक है भूदेव जी, ओपनिंग कमेंट था, मैं चर्चा को आगे बढ़ा रहा हूं। आपकी बात पूरी हो गई है गोडसे पर भी और रेल हादसे पर भी, लेकिन गांधी जी ने खुद कहा था कि मैं कांग्रेस को भंग करना चाहता हूं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गांधी जी की हत्या के बाद परिवारवाद बढ़ता चला गया, उस पर भी बीजेपी सवाल खड़े करती है और मैं हांडा जी से सवाल का जवाब लूंगा थोड़ी देर में। लेकिन राहुल जी ठीक है, मैं आ रहा हूं सर, ये मेरा सवाल था, ये सवाल मुझे हांडा जी से लेना है, मैंने आपको पूरा वक्त दिया सर, जाइए प्लीज। ठीक है, इस पर आप जवाब दीजिएगा ना सर, आप जवाब दीजिएगा। मैंने आपको नहीं टोका भूदेव जी, फिर आप कहते हैं कि आपको बोलने नहीं दिया जाता। प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, सार्थक बहस हो तो मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी। राहुल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। राहुल जी, क्या कहेंगे? 2014 का वक्त हो, 2019 का वक्त हो या 2023 का वक्त हो, पीएल पुनिया से लेकर तमाम बड़े नेता, राहुल गांधी इस वक्त कह रहे हैं कि गोडसे की विचारधारा को प्रधानमंत्री मानते हैं। अगर वो गोडसे की विचारधारा को मानते तो शायद इतने बड़े वोटों से नहीं जिताती आम जनता, अगर ऐसा होता तो। दूसरा सवाल, रेल हादसे को देखकर क्या कहेंगे आप? क्योंकि रेल हादसा बड़ा हुआ है और इतिहास के पन्ने को पलटते हैं तो कई ऐसे रेल मंत्री हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है नैतिक आधार पर। किसी का इस्तीफा मंजूर किया गया तो किसी का इस्तीफा नहीं मंजूर किया गया। इस पर क्या कहेंगे राहुल जी? देखिए, मैं जब तो पहले कार्यकाल में, बीजेपी के पहले कार्यकाल में, पहले मैं रेल हादसे वाले पे आपको जवाब दे दूं। जी। सुरेश प्रभु रेल मंत्री थे तो उनके कार्यकाल में 2 दुर्घटनाएं हुई, तो 5 दिन के अंतर पे वो दो दुर्घटनाएं हुई थी। उन्होंने प्रधानमंत्री को पेशकश की थी कि मैं इस्तीफा देना चाहता हूं,
तो मुझे लगता है कि इनको भी कर देनी चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, और इनकी ये विपक्ष भी संतुष्ट हो जाएगा कि हाँ भाई ठीक है। लेकिन देखिए बहुत बड़ा रेल हादसा हुआ है, 1981 में हुआ था जब बागमती में गिर गई थी, 750 से ज्यादा लोग मारे गए थे, उसके बाद ये इतना बड़ा हादसा हुआ है, तो उसकी व्यापक जांच की जरूरत है। रेलवे में कितना भ्रष्टाचार है उसकी जरूरत है, पारदर्शिता से काम होना चाहिए उसकी जरूरत है। और जैसे सीबीआई को जांच दे दी गई है, एक पैरेलल कमेटी बनानी चाहिए जिसमें रेलवे के अधिकारी नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये सेल्फ गोल और अपना गेम खेलते हैं कि एक को बचाएंगे दूसरे को बचाएंगे। उसमें होने चाहिए टेक्निकल यूनिवर्सिटीज, IIT से ऐसे प्रोफेसर और एक जज होना चाहिए जो उसकी अध्यक्षता करे कि ये सारे लगातार हादसे हो क्यों रहे हैं। देखिए ऐसा नहीं है, बीजेपी के कार्यकाल में रेल हादसों में कमी आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले कार्यकाल से वो करेंगे तुलना पिछले 10 सालों से तो उस टाइम से कमी आई है, तो ये चीज भी नोटेबल है और ये मार्क करनी चाहिए। लोगों को कमी हुई है, लेकिन फिर भी हम इस रेलवे को फुल प्रूफ क्यों नहीं बना पा रहे हैं सुरक्षा को। तो ये देखिए पूरे विश्व में हमने इतनी बड़ी बड़ी ट्रेन देखी है, बुलेट ट्रेन देख रहे हैं हम, हादसे ना के बराबर होते हैं, और वो भी कभी कभार हो भी जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी हमारी रेलवे इस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट और अडॉप्ट करने के मामले में बहुत पीछे है, ये बात हमें मानने की जरूरत है। दूसरी बात, बीजेपी क्या प्रधानमंत्री गोडसे की विचारधारा को वो करते हैं? बिल्कुल नहीं। ये देखिए ये सरासर वो है कि आप ना लगातार एक बात को दोहराते रहेंगे तो वो गोयबेल वाली बात है कि वो सच हो जाएगी, तो इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। देखिए कोई भी इस देश में नहीं मानेगा कि प्रधानमंत्री गॉडसे की विचारधारा को प्रमोट करते हैं या उसको आगे लेके जा रहे हैं या उसके फॉलोअर हैं। देखिए, और सबसे बड़ी बात की बार बार बोला जाता है कि गांधी जी अहिंसा के वाहक थे और गांधी जी इस देश की अहिंसा के सिद्धांत को बाहर लेके गए। मैं इस बात से थोड़ा इत्तेफाक नहीं रखता हूं, क्योंकि बुद्ध का था और महावीर का था अहिंसा का सिद्धांत, गांधी जी ने उसको आगे बढ़ाया। तो मुझे लगता है कि ये बुद्ध का देश है, अहिंसा का देश, महावीर का देश है, अहिंसा का देश। गांधी ठीक है राहुल तलान जी, अब मैं शुरुआत सवालों की करूंगा क्योंकि क्रॉस क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, कुछ गलत लगे तो आप हाथ उठा सकते हैं। हांडा जी मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि अब मैं शुरुआत करूंगा सवालों के बौछारे, क्योंकि 1956 का वक्त था, लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफे की पेशकश की, तमिलनाडु में 1956 में हादसा हुआ तब इस्तीफे की पेशकश की, असम में रेल दुर्घटना होती है तो नीतीश कुमार इस्तीफे की पेशकश करते हैं, ममता बनर्जी भी पेशकश करती है 2000 के अंदर, एनडीए सरकार में सुरेश प्रभु की तरफ से भी इस्तीफे की पेशकश की जाती है। तो क्या भविष्य में रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव इस्तीफे की पेशकश नहीं कर सकते? सबसे पहला सवाल। दूसरा सवाल यह कि आप ही के नेता सर आप ही को माफी मांगने पर क्यों मजबूर कर देते हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद आके ये कहना पड़ता है कि जो गोडसे की विचारधारा पर बयान देते हैं कृपा करके वो ऐसे बयान ना दें, ऐसा क्यों होता है? हर्षी, आपकी दोनों बातों का मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा। पहली बात तो जहां पे रेल मंत्री जी के इस्तीफे की सवाल की बात है, तो अभी क्या हो रहा है कि अभी जो विपक्षी पार्टियां हैं ना, वो आपदा में अवसर ढूंढने का प्रयास कर रही हैं। इस समय जब हमारी सबके प्रयास एकजुट होके वहां के विक्टिम्स के प्रति अपनी संवेदनाएं जाहिर करने का काम तो आपका और हमारा है, लेकिन ये जो लोग ऑन डेजिग्नेटेड पोस्ट होते हैं इनका काम सिर्फ संवेदनाएं जाहिर करना नहीं, कुछ प्रयास और कुछ ठोस कदम उठाना भी होता है जिससे लोगों की उस समय मदद हो पाए। आप देखिएगा ममता बनर्जी वहां जाके क्या क्या करती हैं, वो अभी आज का टॉपिक नहीं है, लेकिन वो इसलिए मैं लेके आया कंटेक्स्ट में कि विपक्ष किस तरह से इस मौके को भी भुनाने का प्रयास कर रहा है। यूएस में भी राहुल गांधी इस ट्रेन हादसे का जिक्र जब करते हैं उसकी मौकरी उड़ाते हैं और कहीं ना कहीं मोदी जी को घेरने का प्रयास करते हैं। हमारे राजनीतिक विश्लेषक जी ने भी बहुत सही बात कही कि हर चीज में बेहतरी हुई है, लेकिन फूल प्रूफ किसी चीज को करना, शायद कुछ भी फूल प्रूफ नहीं होता। आप कितने भी बड़े आप एंकर बन जाए, मैं कितना भी बड़ा प्रवक्ता बन जाऊं, पर 100% हम सही बोलेंगे ये अपेक्षा हमसे करना, थोड़ा परफेक्शन इज नथिंग, ठीक है। और दूसरी बात, अभी इसके अंदर एक एंगल और निकल के आ रहा है, जैसे आपने खुद कहा जांच का विषय है कि हो सकता है कहीं सैबोटेज तो नहीं है, ऐसा भी एंगल निकल के आ रहा है। तो जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती, जब तक ये नहीं पता चल जाता कि दोषी कौन है और किसको इसके लिए आप आंसरेबल ठहरा रहे हैं, तब तक किसी की मांग करना मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा होगा। गोडसे पर आइए। दूसरी बात, गोडसे की जब हम गोडसे की बात करते हैं तो मैं उसके ऊपर ये कहूंगा कि गोडसे जी को और गांधी जी की पहले तो तुलना करना कि गोडसे जी ये करते थे, गांधी जी ये करते थे, दोनों तुलनात्मक है ही नहीं सर।
गॉडसे कुछ और है, गांधी जी कुछ और है। गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं, गॉडसे कहीं नहीं है। गांधी जी की जयंती मनाई जाती है, छुट्टी की जाती है। आपके नेता मजबूर कर देते हैं ना, आपके नेता आप ही को शर्मिंदा होने पर मजबूर कर देते हैं जब गोडसे की विचारधारा को हर जगह देखिएगा हर्ष जी, ऐसा होता है, हर नेता हर मंत्री अपनी बुद्धि अनुसार कभी कभी कोई स्टेटमेंट दे देता है, वो चाहे कांग्रेस में है, चाहे आप में है, चाहे बीजेपी में है, लेकिन शीर्ष नेतृत्व, ठीक है, आप ये कह रहे हैं अभिव्यक्ति की आजादी है, वो अपनी विचारधारा के अनुसार कुछ भी कह सकता है। दोनों बातों में बहुत फर्क है ना। हाँ। अभी देखिएगा, जैसे मैं उदाहरण के रूप में कहूं, कर्नाटका के ही एनिमल एंड हस्बेंड्री मिनिस्टर ने कल ये कह दिया कि कॉ स्लॉटर की परमिशन हम दे देंगे। अब उसके ऊपर वो एक मंत्री की स्टेटमेंट है, लेकिन उसके ऊपर शीर्ष नेतृत्व का क्या स्टैंड है, सिद्धारमैया क्या कहते हैं, ये चीज को कंडेम करते हैं, बुदेव जी आप एग्री करते हैं, बुदेव जी पता चलता है पार्टी का स्टैंड हांडा क्या जी ये है। कह रहे हैं कि भैया अभिव्यक्ति की आजादी है, पार्टी ना तो किसी को कहती है कि ऐसा बयान दीजिए, और पार्टी में जब ऐसे बयान दिए जाते हैं तो फटकार भी लगाती है, लेकिन अभिव्यक्ति के आजादी के नाम पर, ठीक है हांडा जी मैं आपके पास आऊं थोड़ी देर में, अभिव्यक्ति के आजादी के नाम पर आप भी कुछ भी बोलेंगे? क्योंकि बीजेपी भी ये कहती है कि जब कांग्रेस थी आजादी के समय में तो जिन्ना भी उसका पार्ट थे, और क्या जिन्ना के विचारधारा पर आप चल रहे हैं? बीजेपी सवाल खड़े करती है। तो जब बीजेपी अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कुछ भी पूछ रही है तो आपको दिक्कत क्यों हो रही है सर? नहीं हर्ष जी, मैं बिल्कुल आपके सवाल का जवाब देता हूँ। सबसे पहले तो आपने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी, आप ये बताइए कि एक नेशनल चैनल पर बैठ करके भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ये बोलते हैं कि कोई भी गहरा गहरा आता है और अपने आप को राष्ट्रपिता बोलने लग जाता है इस देश का, ये क्या है? ये गोडसे की विचारधारा नहीं है तो ये गांधी की विचारधारा है। क्या गांधी जी ने अपने आप को राष्ट्रपिता कहा था? इन लोगों को इतना नहीं पता है कि उनको राष्ट्रपिता किसने कहा था। वैसे ये सुभाष चंद्र बोस करते रहते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था, तो ये कैसे ये बोल देते हैं कि एक पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता और एक सांसद जो उनको गोली मारती है और खून के वहां पर टपके डालती है उनके उस पे पुतले पर, तो ये क्या है? ये गोडसे की विचारधारा नहीं है। तो दूसरी बात, अभी इन्होंने कहा कि आपदा में अवसर ये ढूंढते हैं, तो हांडा जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोदी जी ने कहा था कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में यात्रा करेगा। हवाई जहाज तो छोड़िए, हवाई चप्पलें तक नहीं छोड़ी। आपदा में अवसर तो इसको कहते हैं कि कल जो फ्लाइट की टिकट थी वो 7-7 हजार रुपए की, जो 5-5 हजार रुपए की आती थी, वो 60-70 हजार रुपए की टिकटें आ रही थी प्लेन की। आपदा में अवसर तो इसे कहते हैं जिसको आपने बेचने का काम किया। लेकिन आपने सुना नहीं, हांडा जी ने भी कहा कि पार्टी के अंदर कोई ऐसा बोलता है तो उसे फटकार लगाई जाती है, और उसकी अभिव्यक्ति की आजादी है, स्वतंत्र है, बोल सकता है, लेकिन पार्टी में ऐसे लोगों की जगह नहीं है। अगर कोई ऐसे बोलता है तो उसे फटकार लगाई जाती है। ये नहीं है संविधान में, नहीं संविधान में हमारे लिखा हुआ है कि हमारे जो स्वतंत्रता आंदोलन के जो प्रतीक है, जो स्वतंत्रता आंदोलन के जो हमारे शहीद है, उनके बारे में कोई उल्टा सीधा नहीं बोलेगा। आप, मैं एग्जैक्ट लाइन मुझे याद नहीं आ रही, लेकिन उसमें लिखा हुआ है। तो यानी कि आप इस तरह से महात्मा गांधी जी के बारे में बोलेंगे तो कोई भी गहरा आता है, अपने आप को राष्ट्रपिता बोलने लग जाता है, उनको गोली मारना, ये क्या है? ठीक है, मुझे ब्रेक पर जाना है। जिन्ना पर आइए, जल्दी से जिन्ना पर आइए। कांग्रेस के लिए बीजेपी ये कहती है, भूदेव जी जल्दी से सवाल सुनिएगा, कांग्रेस के लिए बीजेपी कहती है कि कांग्रेस में भी जिन्ना थे, तो क्या जिन्ना की विचारधारा को आप अपनाए हुए हैं? क्योंकि गांधी जी ने कहा था कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए, लेकिन जिन्ना ने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहिए, जबकि गांधी जी कहते थे कि नहीं, कांग्रेस को भंग करिए। उसके बाद उसे भंग नहीं किया गया और आप परिवारवाद कांग्रेस में चलता रहा। जल्दी से भूदेव जी, फिर ब्रेक पे जाना है। हर्ष जी, वो उस समय की मांग थी। उस समय ऐसी कौन सी पार्टी थी जिसको पूरा देश मानता था? उस समय कौन ऐसा था जो इस देश को चला सकता था? देश आजाद हुआ था, इस देश को इतना आगे ले जाने का काम किया, ये सबसे छुपा नहीं है। लेकिन जिन्ना को कौन मानता है? जिन्ना की मजार पे फूल चढ़ाने कौन जाता है? क्या आज तक? ठीक है हांडा जी, इसका जवाब दीजिएगा। मजबूरन एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, राहुल जी फिर आपके पास भी आऊंगा। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, लेकिन 3 खास मेहमान लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि राहुल गांधी की तरफ से लगातार विदेशों से बयान दिया जा रहा है और हजारों सवाल पूछे जा रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक फॉर लौट रहा है। भरोसे की ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुद्दे की बात आप देख रहे हैं। राहुल गांधी 1000 सवाल पूछ रहे हैं और उसमें से पूछ रहे हैं कि क्यों आखिर गोडसे की विचारधारा को बीजेपी अपनाए हुए है, और रेल हादसे में भी कई सवाल खड़े किए गए हैं। इस पर ही हम चर्चा कर रहे हैं। 3 खास मेहमान लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। हांडा जी,
वो कह रहे हैं कि जब बीजेपी से कई मंत्री, कई नेता गोडसे के तस्वीर पर फूल माला चढ़ाएंगे तो सवाल खड़े होंगे सर, और कई सवाल दागे हैं भूदेव जी ने, उसका जवाब भी दीजिएगा। राहुल जी फिर मैं आपके पास आता हर्ष जी, मैं उनका जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले 1 मिनट का समय मांगूंगा, क्योंकि ऑलरेडी हम हादसे में, ट्रेन हादसे के ऊपर बात कर चुके, गॉडसे के ऊपर बात कर चुके। एक तीसरी बात जो अभी रहनी बाकी है, क्योंकि समय के अनुसार पता नहीं फिर मुझे टाइम मिले ना मिले, क्योंकि तीसरी बात जो थी, जो राहुल जी ने अपने वक्तव्य में कही कि मोदी जी सिर्फ पीछे देखते हैं, आगे नहीं देख रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कभी किसी ने सोचा ना था कि 9 साल में आतंक पर सर्जिकल स्ट्राइक होगी, सोचा ना था राम मंदिर का निर्माण होगा, सोचा ना था 3 तलाक पर चोट होगी, सोचा ना था बेघरों को आशियाना मिलेगा, सोचा ना था बैंक खातों में क्रांति आएगी, सोचा ना था कोरोना की वैक्सीन बन पाएगी, सोचा ना था धारा 370 भी हट पाएगी, सोचा ना था जीएसटी से कारोबारी क्रांति आएगी, सोचा ना था नए संसद का निर्माण होगा, सोचा ना था 18 वंदे भारत एक्सप्रेस चलेंगे, सोचा ना था एयरपोर्ट 74 से 148 हो जाएंगे, सोचा ना था मेट्रो ट्रेन 5 से 20 शहरों में दौड़ेंगी, किसी ने सोचा ना था कि 3.5 लाख जो है किलोमीटर रूरल बेल्ट में सड़कें बनेंगी, सोचा ना था आईआईएम 7 से 14 हो जाएंगे, सोचा ना था आईआईटी 7 से 14 हो जाएंगे, सोचा ना था 97,000 स्टार्टअप शुरू हो जाएंगे, सोचा ना था 100 यूनिकॉर्न शुरू हो जाएंगे। किसने सोचा था कि सिर्फ 9 साल में इतना हो सकता है, जिसका 10% 1 मिनट पूरा हुआ, गोडसे पर आइए। साल में नहीं हुआ, फिर भी इन्हें लगता है पीछे देखने गोडसे पर आइए, 1 मिनट पूरा, आगे देखना कोई नहीं। सर गोडसे पर सवाल ये भी बनता है ना, हांडा जी 1 मिनट सुन लीजिएगा, सवाल ये भी है ना, आपको अगर मैं इतिहास के पन्ने पलटूं तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को आप मानते हैं, और हम देखते हैं कितना बीजेपी मानती है, लेकिन उस वक्त जब गोडसे ने गांधी जी की हत्या की तब उनको आरएसएस के लिए कई बातें कहनी पड़ी, शायद आरएसएस में नहीं था, और पुख्ता तौर पर यह बात कही जाती है कि आरएसएस में गोडसे नहीं था, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह कहा कि आरएसएस राजनीतिक रूप से हिस्सा नहीं लेगा, तिरंगा उसे थामना पड़ेगा, और आगे आने वाले समय में अगर कोई भी ऐसी स्थिति सामने आती है तो आरएसएस पे कार्रवाई की जाएगी। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का कहा हुआ है सर, इस बात को तो आप मानते हैं? जी, मैं आपकी हर बात से सहमत हूं। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने उस समय की जरूरत को समझते हुए बेनिफिट ऑफ डाउट आरएसएस को नहीं तो देते हुए, कह रहे हैं क्योंकि आरएसएस पे वो उस कह रहे समय हैं सवालिया उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए गांधी जी ने तमाम बातें की। जी, मैं वही कह रहा हूं, देखिएगा, मैं वही आपसे कहने का प्रयास कर रहा हूं। पहली बात तो गॉडसे का महिमा मंडल आधिकारिक रूप से हम नहीं करते, अगर किसी ने, हमारे नेता ने किया तो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने उसका खंडन किया, पहली बात। दूसरी बात, गांधी और गॉडसे का कोई कंपैरिजन है ही नहीं, ये तर्क ही बेतर्क है, इसका कोई वैलिडिटी नहीं जो राहुल गांधी ने किया। तीसरी बात, खुद को यह कहना कि हम गॉडसे की पार्टी नहीं, वो तो बीजेपी है, आरएसएस है, हम गांधी की पार्टी हैं, तो मैं कहूंगा गांधी के चलिए ठीक है, भूदेव जी इसका जवाब दीजिए। राहुल जी बस 1 मिनट में आ रहा हूं। भूदेव जी आपके पास 1 मिनट 30 सेकंड है, मैं नहीं टोकूंगा, लेकिन आपको सही सही जवाब देना होगा। कई आरोप लगाए हैं हांडा जी ने। भूदेव जी चलो, अच्छा हुआ अर्जी आपने मान लिया कि आप मुझे बार बार टोकते हो, मेरे दोनों बार सवालों पे सर मैंने माना नहीं है, मैंने आपको उतना ही समय देने की बात कही है जितना हांडा जी को दिया है। भूदेव जी प्लीज नहीं, भूदेव जी आप मेरे पे सीधा आरोप लगाते हैं, फिर मुझे टोकना पड़ता है सर। मैंने सिर्फ इतना कहा, सार्थक बहस हो रही है, आपको 1 मिनट 30 सेकंड का वक्त दे रहा हूं, आप बोल लीजिए। आपने 20 सेकंड तो वैसे ही खर्च कर दीजिए, आप जल्दी से जवाब दें। मैं आशा करता हूँ नहीं टोकेंगे। उन्होंने अभी कहा जीएसटी से पूरे देश के छोटे और मध्यम उद्योग धंधे तबाह हो गए। मणिपुर में हिंसा हो रही है, वहां पर मणिपुर जल रहा है, वहां 371, और इनको क्यों 370 पे आप बात करते हैं, 371 पे आप क्यों नहीं बात करते हो? मणिपुर में पूरा मणिपुर जल रहा है, वहां कल भी लोगों की मृत्यु हुई है, और वहां की जो इंटरनल रिपोर्ट आ रही है वो बहुत खतरनाक है, उस पर आप बात नहीं करते हो। रोजगार देने पर आप बात नहीं करते हो। नोटबंदी के बाद आप 50 दिन बाद चौराहे पर आने वाले थे, आपने कहा था कि जूते मुझे जूता मारे, जनता मुझे जूता मारे, आप 50 दिन बाद चौराहे पर नहीं आए। आपने खुद एक्सेप्ट किया कि नोटबंदी एक बहुत बड़ा गलत कदम था, 2000 का नोट आपको बंद करना पड़ा। दूसरी बात आपने कहा किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। सबसे पहली बात ना तो एक्सेप्ट सकता हूं ना आम जनता होगी, ठीक है, बीच में नहीं, आपके बीच में मैंने बोला, ठीक है, जल्दी। किसान बिल आप लेकर के आए, आप उससे बैठ हुए, देश की बेटियां वहां न्याय मांग रही है,
वहां पर कितनी खतरनाक रिपोर्टें आ रही है, किस तरह की एफआईआर दर्ज हुई है कि उसको बोलने में भी हमें शर्म आती है। उन लोगों को इन्होंने संसद में बिठा रखा है। महात्मा गांधी जी को गोली देने वालों को ये बस एक बोल देते हैं कि मैं दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा। अरे भाई तुम दिल से माफ नहीं करो। सर आपकी पार्टी में भी तो मणिशंकर अय्यर है ना, जिन्ना का नाम लेने वालों को भी तो आपने रखा हुआ है, जो अभी कह रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। आप उनका भी जिक्र करिए सर। मैं बीजेपी से सवाल दाग रहा हूं, उसमें मैंने नहीं किया सर। ठीक है, आपका 1 मिनट 20 सेकंड पूरा हो गया। राहुल जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। राहुल जी ठीक है, प्लीज हाँ जल्दी से। बिरला की मजार पर फूल चलाने कौन गया? पाकिस्तान में बिरयानी खाने कौन गया? क्या आज तक कोई कांग्रेस का नेता गया क्या? चलिए ठीक है, सवालों का जवाब हांडा जी देंगे। पैक्ट किसने किया? हाँ ठीक है, राहुल जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। हांडा जी से फिर इस बात का सवाल लूंगा। सर राजनेता है, राजनेता अपने समय से ज्यादा समय ले लेता है और उसके बावजूद सही सवाल नहीं देता। राहुल जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। राहुल जी क्या समय समय पर ऐसा नहीं हुआ 2014 के बाद से 2019 तक और अब 2024 का समय नजदीक है, जब जब गोडसे का नाम प्रधानमंत्री के साथ जोड़ा गया, हमने देखा भारी बहुमत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। कांग्रेस क्या अपना नुकसान खुद ही कर रही है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि गॉडसे का नाम जोड़ने से प्रधानमंत्री को बहुमत मिला है। वो बीजेपी के और भी बहुत सारे रीजन है, बीजेपी का इलेक्शन लड़ने का तरीका और बीजेपी प्रधानमंत्री की लोकप्रियता। ये देखिए ऐसा नहीं है कि गॉडसे को इस देश में बात नहीं की जा सकती है। गॉडसे पे भी बात होनी चाहिए, गांधी पे भी बात होनी चाहिए। यही तो लोकतंत्र है। गॉडसे ने ठीक है वो गलती की और उनको हत्या की और गॉडसे हत्यारा है, इसमें कोई बात थोड़ी है। इसको कोई नकार सकता है कि गॉडसे हत्यारा नहीं है महात्मा गांधी का? हर कोई जानता है इस बात को। लेकिन एक पार्टी को एसोसिएट करना उसके साथ, गॉडसे के साथ, ये गलत है। हिंदू महासभा से जुड़े हुए थे गॉडसे, ये सबको पता है। फिर आरएसएस पे बैन लगा, वो भी हमें पता है। फिर बैन भी कांग्रेस ने हटाया ना। जब कोई एसोसिएशन नहीं पाया तब कांग्रेस ने बैन हटाया ना। बार बार राहुल गांधी जो ये बात बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र को कुचल दिया है, लोकतंत्र नहीं है भारत में, लोकतंत्र को बचाओ। अभी हाल फिलहाल में कर्नाटक का चुनाव जीते हैं। जब आप लोकतंत्र की बात करते हैं भारत में, देखिए भारत के लोगों का ही नेचर जो है वो लोकतांत्रिक है। अगर जो भारत के लोगों का नेचर रिबेलियन और ऐसे होता, ऑटोक्रेटिक होता, तो यहां से अंग्रेज नहीं जाते। और ऐसा लोकतांत्रिक नेचर नहीं होता तो बहुत दिन अंग्रेज रुकते भी नहीं यहां जी। अगर जो एकदम, तो ये हमें चीजें समझने की जरूरत है। भारत की तासीर है ये। भारत की तासीर के साथ जब आप बोलते हैं कि नहीं एक पार्टी बीजेपी जुम्मा जो 1985 में बनी हुई पार्टी कैसे लोकतंत्र को कुचल देगी? अब आप ये भी सोचिए ना कि आप जब आप बात कर रहे हैं तो आप या तो आप लड़ नहीं पा रहे हैं विपक्ष के तौर पे बीजेपी से, आप अपनी कमियां छुपाने के लिए बोलते हैं कि हम बीजेपी ने लोकतंत्र को कुचल दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया, जबकि हाल फिलहाल में आप चुनाव जीते हैं, गुजरात के चुनाव के साथ आप हिमाचल जीते हैं। ठीक है भूदेव जी, इसका जवाब आपको देना होगा। मैं हांडा जी के पास जाने वाला था, लेकिन राहुल जी ने कई सवाल खड़े किए कि अगर भैया लोकतंत्र नहीं है हमारे देश में तो राहुल गांधी क्यों अमेरिका में भी जाके बोलते हैं, देश के अंदर भी बोलते हैं? लोकतंत्र को तो कुचलने का काम बीजेपी ने कर दिया, ये तो आप ही कह रहे हैं, लेकिन राहुल जी कह रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। राहुल जी भी कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी इसको बोल चुका है कि कैसे लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। महाराष्ट्र में हो चाहे कहीं पर भी हो, 5-5 जज, सीनियर मोस्ट जज आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र को, आप सुन लीजिए आना, ये पूरी बात आपका समय आएगा, आप बोलिए, अब हमें बोलने दीजिए। अब जब 5-5 जज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट कई बार इनको हिदायत दे चुका है। दूसरी बात ये बताइए कि लोकतंत्र, देश की बेटियां, आज कोई आंदोलन कर सकता है क्या? किसी को आंदोलन करने की परमिशन है? इस तरह से आंदोलन करने वाले लोगों को हर जगह से भगाना, मुखर्जी नगर में यूपीएससी का विद्यार्थियों के आंदोलन को खत्म करना, किसानों के आंदोलन को खत्म करने के प्रयास करना, अब बेटियों के आंदोलन को कैसे वहां से खत्म किया गया? तो ये क्या लोकतंत्र में आंदोलन करने की आजादी कब खत्म की गई? ये तो पहली बार हो रहा है। तो लोकतंत्र तो बिल्कुल खत्म कर दिया जा रहा है। विपक्ष के नेताओं को किस तरह से तबाह करने की कोशिश की जा रही है, ये कौन नहीं देख रहा है? और अगर वो सड़क से लेकर संसद में अगर आवाज उठाते हैं, संसद में इनसे सवाल पूछे तो उनको संसद से ही निष्कासित करवा दिया जा रहा है। तो ये पूरा देश, चलिए ठीक है, आपकी बातों को मैं नकार नहीं रहा हूं, लेकिन 2023 में देश के अंदर आपातकाल नहीं लगा है सर। ठीक है भांडा जी जवाब दीजिए। घोषित आपातकाल है, घोषित आपातकाल है, कम से कम घोषित आपातकाल। ठीक है, आप विपक्ष से सवाल खड़े करिए। ठीक है हांडा जी, अघोषित आपातकाल है, आपातकाल का जिक्र मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन अघोषित आपातकाल 2023 के अंदर है। आपातकाल अगर लगा था तो उसके लिए ठीक है सर, जवाब दे रहे हैं हांडा जी, उसको माफी मांगी। ठीक है हांडा जी, चुप तक कराइए हर्ष जी। ठीक है हांडा जी जी।
जी देखिएगा, मैं अब तो हर्ष जी बहुत ही स्पष्ट और फैक्ट्स के साथ बात करूंगा कि अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने तो हर अच्छी चीज को रिजेक्ट किया है, हर अच्छी चीज को अपोज किया है। फिर वो चाहे 370 हो, जीएसटी हो, ट्रिपल तलाक हो, पेगासस केस को लेके हल्ला करना हो, पीएमएलए हो, पीएम केयर्स फंड हो, आधार कार्ड हो, राफेल डील हो, डीमोनेटाइजेशन हो, यूपीए एक्ट हो, अदानी केस, ईवीएम, सीडब्ल्यूए, राम मंदिर, सेंट्रल विस्टा, पार्लियामेंट, हर चीज में इनको बवाल खड़ा करना है। कहीं पे भी इंडिया की छवि बिगाड़ने का फॉरेन सॉइल पे इनको मौका तलाशना है। आप बताइएगा ना, ये सारी वाहियात बातें ये जाके हमारे एक पूर्व एमपी फॉरेन सॉइल पे जाके जब करते हैं, जब अपने देश की छवि को धूमिल करते हैं, अपने पीएम का नाम खराब करते हैं और अपने देश में डेमोक्रेसी खत्म हो गई, मुस्लिम्स का नाम लेके कहते हैं कि मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है, तो क्या इज्जत रह जाती है उनकी जब उनके अपने देश के अंदर धर्मगुरु मुस्लिम्स ये कहते हैं कि नहीं भैया हमारे यहां तो कोई मुस्लिम को टारगेट नहीं किया जा रहा, ये तो राहुल जी अपनी पॉलिटिकल जमीन खोजने के लिए हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या इज्जत रह जाती है उनकी जब वो ये कहते हैं। आप ये समझने का प्रयास कीजिएगा कि भैया ये इतना समय आप इसको देते हो, हम सब ये कर रहे हैं। तो नहीं सर, अभी 1 मिनट 10 सेकंड हुआ है, उतना ही समय दूंगा, उतना ही समय दूंगा। ये भूदेव जी को चुप कराइए आप हर जी, ठीक है, जल्दी से सर 30 सेकंड आप जी। प्रतिनिधित्व नहीं कर पाता भारत विश्व में, तो ये भूल जाते हैं कि G7 में हो या फिर G20 में हो या फिर वो उसके बाद वो क्वाड नेशंस में हो, वो कैसे। चलो ठीक है, आपने एक महत्वपूर्ण सवाल बीच में किया, उसका जवाब भूदेव जी से लेता हूं। वो मुसलमानों की भी बात कर रहे थे, मुस्लिम लीग को पिछले दिनों सेकुलर पार्टी बताया है राहुल गांधी ने, मुस्लिम लीग के साथ तो जिन्ना भी जुड़े हुए थे। मैं लगातार यही बात कह रहा हूं क्योंकि मुस्लिम लीग के साथ जिन्ना जी कैसे जुड़े हुए थे, कैसे आप बार बार बोल देते हो। पहले आप सुनिए तो सही, आप सुनिए तो सही। आपने विचारधारा की बात की है, मैं विचारधारा पर भी सवाल ले रहा हूं क्योंकि जिस वक्त आजादी हमें मिली उस वक्त देश के बंटवारे से पहले महात्मा गांधी जी और जिन्ना जो थे वो इकट्ठे थे सर। उसके बाद जिन्ना ने एक प्रधानमंत्री बनने के नाम पर धर्म के आधार पर देश को बांट दिया। उस विचारधारा की बात कर रहा हूं, तो जिन्ना के साथ क्या कांग्रेस पार्टी खड़ी है क्या? इस बात का जवाब चाहिए सर। नहीं, उसके साथ क्यों खड़े हैं हम उसके साथ खड़े हैं। आप कहिए ना, सीना ठोक के कहिए कि महात्मा गांधी की विचारधारा पर हम चलते हैं और महात्मा गांधी ने आजादी के बाद ये कहा कि कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए था, तो ऐसा क्यों नहीं किया? ठीक है हांडा जी, समय देता हूं मैं पूरा। तो भूदेव जी कहेंगे कि सवाल का जवाब देने के लिए उन्हें समय नहीं दिया, आप बीच में नहीं बोलिएगा प्लीज। ठीक है भूदेव जी, मैं 1.5 मिनट आपको दे रहा हूं भूदेव जी प्लीज, लेकिन आप संतुष्टि भरा जवाब देंगे इसकी आशा करता हूं। बिल्कुल, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आप कौन सी मुस्लिम लीग की बात कर रहे हो जो हमारे यहाँ पर एक पार्टी के तौर पर चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड है, या फिर उस मुस्लिम लीग की बात कर रहे हो जिसको जो जिन्ना की पार्टी। पहले मुझे इसका जवाब दीजिए, किसकी बात कर रहे हो आप? मैं दोनों का जिक्र नाम तक बदलना। एक मिनट हांडा जी रुक जाइए, हांडा जी एक मिनट रुक जाइए, हांडा जी एक मिनट रुक जाइए। ये उल्टा सीधा बोल रहे थे, ये तो खैर पाप किए थे जो 2014 से पहले इन्होंने इस देश में जन्म लिया, इनके प्रधानमंत्री बोलते हैं, लेकिन हमने पाप नहीं किए, हमें गर्व है कि हम भारत। ठीक है भूदेव जी जल्दी से प्लीज जवाब दीजिए सर, मैं 1.5 मिनट आपको दे रहा हूँ, फिर राहुल जी से सवाल लेना है प्लीज। हाँ, मेरा पूरा मैं बीच में नहीं टोक रहा हूँ। राहुल जी ने जिस मुस्लिम लीग की बात की वो हमारे चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड है। चुनाव आयोग में तो साफ तौर पर लिखा है कि जो सेकुलर पार्टी होगी वही चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड होगी, उसी को चुनाव लड़ने का अधिकार होगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आरएसएस ने आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया क्योंकि वो सेकुलर नहीं है, आरएसएस सेकुलर नहीं है। जो अगर वो सेकुलर नहीं है तो आपने उसके साथ गठबंधन नागपुर में जाकर के आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुस्लिम लीग के नेताओं को क्यों अपने देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए विदेशों तक भेजा है अगर वो सेक्युलर नहीं है तो? आप मुझे बताइए ना, ये जिन्ना की मुस्लिम लीग नहीं है। जिन्ना की विचारधारा को मानने वाले जिन्ना की मजार पर जो फूल चढ़ाने जाते हैं वहां बिरयानी खाने जाते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी आज तक ऐसा नहीं किया है। ये केवल और केवल धर्म की और जाति की राजनीति करते हैं। इन लोगों को ने तो माफ किया था जो 2014 से पहले इस देश में जन्म लिया। पापी है अंडा जी। ठीक है राहुल जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं भी सवाल आपसे लूंगा जल्दी से। राहुल जी देखिए, मैं बताना चाहता हूं जैसे ये मुस्लिम लीग जिन्ना से एसोसिएटेड नहीं है, वैसे ही ये कांग्रेस पार्टी फिर जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनसे एसोसिएटेड नहीं है, क्योंकि
ये कांग्रेस का नाम था, जब कांग्रेस दोबारा से बनी, इंदिरा गांधी ने बनाई, उसका नाम था कांग्रेस आई। तो फिर वैसे इनका कोई वो नहीं है। तो जैसे अगर जो आप उनसे डी एसोसिएट कर रहे हैं, हाँ, वैसे ही आपको कांग्रेस को भी डी एसोसिएट करना पड़ेगा बाकी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों से। तो ऐसे नहीं हो सकता है कि मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू। तो डिबेट को ना वैसे करिए। हाँ, और बाकी चीज देखिए, राहुल गांधी ने कई बयान दिए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और भूदेव जी को ये मानना चाहिए कि वो चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब है और उसको नहीं हटा सकते, सप्लाई चेन से नहीं हटा सकते। तो आप भारत की क्षमताओं पे सवाल खड़ा कर रहे हैं क्या? एक ये चीज की ये तो मोदी जी से पूछिए ना। ये तो मोदी जी गुरु नानक उनके साथ झूला झूलते हैं, गुरु नानक भूदेव जी जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा सर, समय कम है मेरे पास, पूरी नहीं हो पाएगी आपकी। गुरु नानक देव जी मैं इंडोनेशिया गए, गुरु नानक देव जी, राहुल जी बात देंगे। ये सारी चीजें हमें सोचने मैं राहुल जी की बात से को अपना सोचने की जरूरत है कि कौन भाषण राहुल जी की बात से और भाषण में कांग्रेस को ये याद दिलाता हूं कितने आज करेक्ट होते हैं, ये देखने की जरूरत है। जब तक ये सारी चीजें नहीं देखेंगे, ऐसे ये हवाई बात थोड़ी है कि कांग्रेस इस बातचीत में फैक्ट नहीं होता है। कांग्रेस तो ये आज का युग नहीं है। ये अपने आप को वापस आज में लेके आए। पहले एमपी तो बने, उसके बाद पीएम बनने का सपना देखें। जो आदमी एमपी भी नहीं है वो पीएम बनने का सपना देखे तो कोई छठी का बच्चा भी उस पर हंसेगा कि भैया तू बातें क्या कर रहा है। और अपने ही देश की छवि विदेश में जाके सोचना कि उससे देशवासियों जब राहुल गांधी जी कुछ नहीं है तो फिर क्यों आप इतने परेशान हो रहे हैं उनकी बातों को लेकर के? आपका पूरा हम नहीं परेशान हो रहे, सभी क्यों पागल हो रहे हैं? क्यों पागल हो रहे हो? हमारे लिए तो इररिलेवेंट है, हमारे लिए तो एग्जिस्ट नहीं करते, उनकी बोली हुई। चलिए ठीक है, विचारधारा की बात है और विचारधारा किसको पसंद आती है वो तो आम जनता तय करेगी, क्योंकि आम जनता को किसकी विचारधारा पसंद आएगी वो आम जनता तय करेगी। भूदेव जी बहुत बहुत शुक्रिया, हांडा जी बहुत बहुत शुक्रिया, राहुल जी बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हम सार्थक बहस जरूर करेंगे और इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि 2024 का समय नजदीक है और विचारधारा पर इस वक्त लड़ाई जारी है। क्योंकि राहुल गांधी जो कि कह रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ इतिहास की बात करती है, राहुल गांधी उन्हीं इतिहास के पन्नों को पलटकर बता रहे हैं कि कांग्रेस के समय में क्या हुआ और बीजेपी आखिर क्या कुछ कर रहे थे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, मुद्दे की बात हम लाते रहेंगे आपके सामने। ठीक 11 बजे एक बार फिर कल हाजिर होंगे, सवाल हम पूछेंगे, जवाब राजनेता देंगे।